नमस्कार साथियों, आजकल ये टॉपिक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यूरोप का इकोनॉमिक डाउनफॉल यानी कि आर्थिक पतन होना शुरू हो गया है। आप खबर देख सकते हैं, जर्मनी फॉल्स इनटू रिसेशन एज इन्फ्लेशन हिट्स इकोनॉमी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो जर्मनी है वो रिसेशन में यानी कि मंदी की चपेट में आ गई है। आप जानते हैं कि जो जर्मनी है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं था, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी नंबर 1 पे यूरोप में इकोनॉमी के मामले में जर्मनी ही आता था। और जर्मनी के बाद सीधा 5वां नंबर भारत का, यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी था, जर्मनी के बाद 5वां नंबर भारत का है। तो क्या, जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी में रिसेशन आ गया है, क्या भारत में इसके बाद आ सकता है? और अगर पूरी दुनिया में रिसेशन आता है तो इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रिसेशन क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होती है, विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मंदी होती क्या है, क्या इससे पहले भी मंदी आई है और ये किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, रिसेशन की अगर मैं बात बताऊं तो अगर किसी भी देश में, कोई भी देश रिसेशन में तब जाता है अगर उसके 6 महीने तक लगातार, यानी कि 2 फाइनेंशियल क्वार्टर, हम जानते हैं कि एक फाइनेंशियल क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि अगर किसी साल के शुरुआत के 6 महीने तक अगर लगातार किसी देश की जीडीपी अगर डाउन हो रही है, नेगेटिव जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री रिसेशन में है। और रिसेशन में मेनली ये होता है कि उस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उस देश में अब अगर महंगाई फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के जो पैसे हैं, जो उनकी सेविंग्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई वहां पर 35% का आंकड़ा पार कर गई है। तो 35% का आंकड़ा पार कर गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले साल में, जैसे ये साल जाता है तो बैंक हमको मुश्किल से 4 से 5% ब्याज देंगे, लेकिन महंगाई 35% बढ़ चुकी है। तो आप देखिए कि जो अगर किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं तो अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 65,000 हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी। तो जब तक मंदी चलती रहेगी, लोगों की सेविंग्स जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगी। और आप देखते हैं कि प्रोडक्शन बड़ी तादाद में वहां पर होगा, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा उसको खरीदने के लिए। तो आप मंदी की जो स्थिति ये होती है ना, बाजार में सामान होगा, ठीक है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं मार्केट में अवेलेबल होंगी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे उसको खरीदने के लिए। तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो बड़ी तादाद में जो डिमांड है, वहां की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड के कम होने की वजह से कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी और कंपनियों के प्रोडक्शन कम करने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि बाजार में जब सामान बिकने के लिए आता है तभी उस सामान पर टैक्स लगता है, उससे सरकार की आय होती है। तो रिसेशन में आने से बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है कि पहली बात तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, दूसरी बात वहां पर डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से नौकरियां चली जाएंगी और नौकरियों के जाने से क्या होंगे, वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सामान ही मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा। तो इस तरह की स्थितियां मंदी में हो जाती हैं, बाजार सामान से भरा होगा लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा उसको खरीदने के लिए, और नतीजा आप देख ही सकते हैं। तो ये आमतौर पर जब जर्मनी में देखा गया कि जो फर्स्ट 3 क्वार्टर यहां पर हुआ था, जो पहला जो इकोनॉमिक क्वार्टर है, पहले 3 महीने में यहां पर इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो यहां पर इनकी -0.3 के आसपास चली गई थी। और अब भी लगातार इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार घटती जा रही है। इससे स्पष्ट है कि जो जर्मनी है वो रिसेशन में यानी कि आर्थिक मंदी में प्रवेश कर गया है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी आर्थिक मंदी में प्रवेश कर गई। इससे पहले आपने 2-4 महीने पहले सुना होगा कि जो यूरोपियन यूनियन था, इसका कहना था कि जो G7 की कंट्रीज है ये रिसेशन की कगार पर नहीं है, यहां पर रिसेशन नहीं आएगी। अगर रिसेशन गलती से आ भी जाती है तो यूके, हो सकता है कि जो G7 के जो 7 देश है इसमें से यूके में आ जाए, क्योंकि इनमें सबसे कमजोर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ही दिख रहा था और इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही रिसेशन में आएगा। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में ये ब्लूमबर्ग का अपने आप में सर्वे था, इसमें बताया गया था कि जो यूके है, जो G7 की कंट्रीज है ना, इनमें सबसे बड़े डेंजरस सिचुएशन में भी यूके है, यूनाइटेड किंगडम खड़ा हुआ, क्योंकि इनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार नेगेटिव हो रही है और इनकी संभावना बताई जा रही थी कि 100% ये जो यूके है ये रिसेशन पर जाएगा ही जाएगा। और इस ग्राफ में जर्मनी का स्थान चौथे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड था, तीसरे नंबर पे आप जान सकते हैं यूएस था, और इसके अलावा आप यहाँ पर जापान को देख पा रहे होंगे और यहाँ पर चाइना भी है। और भारत का स्थान यहाँ पर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रिसेशन कब आती है, रिसेशन तब आती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक नेगेटिव में रहे। लेकिन भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव तो छोड़िए, वो 7% से भी ऊपर है। IMF ने 6 से 6.5% के आसपास भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, जबकि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत है जहां पर इस रिसेशन की संभावना 0% है, यानी कि हमारे देश में रिसेशन आएगी ही नहीं। लेकिन अगर हमारे देश में, जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहती है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, अगर एक भी देश में कोई स्थितियां अगर खराब होती हैं
तो उनसे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो क्या अगर G7 कंट्रीज में रिसेशन आएगा तो क्या इससे भारत प्रभावित होगा? तो बिल्कुल प्रभावित होगा, लेकिन भारत के नेगेटिव परिणाम कम होंगे, भारत के पॉजिटिव परिणाम ज्यादा होंगे। भारत को घाटा भी होगा लेकिन फायदा भी होगा। किन्हीं क्षेत्रों में भारत को घाटा होगा, किन्हीं क्षेत्रों में फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल भारत को इसमें फायदा ही होगा। कैसे होगा मैं आपको विस्तार के साथ बताऊंगा। आप देख सकते हैं यूएस का कहना है कि जो रिसेशन है वो इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब है आनी ही आनी है, यानी कि हम बिल्कुल पूरी दुनिया जो है रिसेशन के एक दरवाजा पीछे खड़ी है और ये इमिनेंट है, यानी कि आनी ही आनी है। और रिसेशन में आपको बताना चाहता हूं कि भारत का, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये काफ़ी इस मामले को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इनका दावा है कि भारत इस साल 7% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट दर्ज कराएगा। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और दुनिया से भारत में जो निवेश आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल 7% से भी ऊपर पहुंच जाएगी। आईएमएफ ने जो कैलकुलेशन किया है इससे भी ऊपर हमारी इकोनॉमी पहुंच जाएगी। और इससे पहले भी देखिए, आप जानते हैं 2023 में पूरी दुनिया में रिसेशन आ सकती है। इससे पहले 2009 में आई थी, उससे पहले 1991 में, 1982 में और 1975 में। और रिसेशन में देखिए ऐसा भी नहीं होता कि 2, 3, 4, 5 महीने ऐसा नहीं। देखिए रिसेशन की जो अवधि होती है ना, अगर मान लीजिए किसी छोटे से देशों में ही अगर रिसेशन आती है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन आती है तो वो कम से कम 2 से 3 साल तक आमतौर पर रहती है। और ये जो समय होता है ये उस देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया में जितने भी ग्राफिक्स थे उनमें तो बताया जा रहा था कि यूके बेचारा कमजोर है G7 में, ठीक है। जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर कब्जा किया था, यूनाइटेड किंगडम है, ये काफ़ी कमजोर हो रहा है और देश तो बाकी ठीक ठाक ही थे। फिर जर्मनी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। फिर जर्मनी कैसे रिसेशन की कगार पर आ गया? मैं आपको बता चुका हूँ, इसका सीधा कारण था रशिया और यूक्रेन का वॉर। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने भर भर के रशिया पर सैंक्शंस लगाए और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से रशिया तो डूबा लेकिन साथ में ये भी डूब गए। क्यों? क्योंकि इनके देश के बहुत सारे हित रशिया से जुड़े थे। इनके देश में एनर्जी क्राइसिस आ गया। जर्मनी में क्या हुआ? एनर्जी क्राइसिस आ गया जिसने पुश किया जर्मनी को रिसेशन की कगार पर, ठीक है। अब ये कैसे पुश हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि रशिया और जर्मनी दोनों पास पास ही में हैं। और वॉर से पहले जब तक रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगे थे उससे पहले तक क्या होता था कि रशिया से इनको एनर्जी यानी कि जो नेचुरल गैस है वो इनको बहुत ही सस्ते रेट पर प्रचुर मात्रा में इनको मिल जाती थी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इनको बहुत सस्ते रेट पर मिल जाते थे। तो जब से इन लोगों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं तब से रशिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पर खत्म हो गई। इन लोगों ने रशिया की नेचुरल गैस और उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर दिया और नतीजा क्या हुआ कि इन्हें दुनिया के दूसरे देशों से इसको मंगाना पड़ा। और दूसरे देशों की दूरी इनसे ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी, उन देशों में उन चीज़ों को बनाने की लागत तो ज़्यादा थी, साथ में इनसे ज़्यादा दूरी होने की वजह से वो सामान इनको महंगा पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? अगर किसी देश में एनर्जी ही महंगी होगी, पेट्रोलियम ही महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर महंगाई बढ़ी जाएगी और वो देश रिसेशन की कगार पर चला जाएगा। क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे नहीं बदला, सब कुछ एक साथ ही बदला। इस वजह से अचानक से जो है यहाँ की इकोनॉमी में जो है डाउनफॉल हुआ। और देखिए अभी भी ये देश अपने आप पे संभले नहीं है। ये लोग, इनका दावा है कि अभी भी रशिया के ऊपर से लोग सैंक्शंस नहीं हटाने वाले। ये लोग इससे एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। इन लोगों ने जो है रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने का जो है प्लान किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो पिछली बैठक हुई थी इसमें रशिया को इससे निकाल दिया था और अब इसमें जो है रशिया को ब्लैक लिस्ट करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें रशिया ने भारत से मदद मांगी है कि आप हमें ब्लैक लिस्ट होने से बचाइए। आपकी जो आवाज़ है उसे FATF में काफी गंभीरता के साथ लिया जाता है और आपकी आवाज में दम भी होता है। जिस तरह से जिससे पिछली बार जब FATF की बैठक में हमको ब्लैकलिस्ट की, सॉरी, जब हमें FATF की बैठक में हमें निकाला गया FATF से तब आप चुप रहे थे, लेकिन इस बार अगर हमको ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो आप इसका विरोध जरूर करें, ठीक है। तो रशिया का भी भारत से आग्रह है। लेकिन ये जो देश है ना यूरोप के, ये बिल्कुल आर्थिक मंदी के जो है बिल्कुल उसके दरवाजे पर खड़े हैं और बाकायदा जर्मनी में तो रिसेशन आ भी चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में अभी भी ये जो है वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल रिसेशन 2023 है ये भारत के लिए बहुत सारे नए अवसर लेके आएगी। आपको मैं बता चुका हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, इसका भी सर्वे यही कह रहा है। देखिए भारत को घाटा होगा, निश्चित ही घाटा होगा, लेकिन घाटा किन सेक्टर्स में होगा बताना चाहता हूं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना, अगर यूएस में और यूरोप में अगर आर्थिक मंदी आती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, हमारे एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे यूएस के साथ भी और यूरोप के साथ भी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि भारत से बहुत ज़्यादा, लाख ज़्यादा गुना यहाँ पर चाइना को होगा, क्योंकि उसके भी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स यहाँ पर डिक्रीज होंगे। भारत के तो यूएस के साथ बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं और अगर यूएस में मंदी आती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की मार्केट में सामान की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ के लोग कम खरीदेंगे और नतीजा क्या होगा कि जो है भारत के एक्सपोर्ट्स की भी, जो भारत बेच रहा है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, भारत को तो घाटा होगा। लेकिन चाइना को हमसे लाख
गुना जो है ज़्यादा घाटा होगा। लेकिन देखिए भारत को एक्सपोर्ट के मामले में तो घाटा हो रहा है, लेकिन भारत के लिए और भी बहुत सारे अवसर खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? क्योंकि भारत अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर आप जानेंगे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पर जो कंपनियां हैं, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे देश में जो पैसे तो हैं, लेकिन हमारे देश में जो इकोनॉमिक पूंजी है, ठीक है, वो उसका हमारे यहाँ पर अभाव है, जो कैपिटल है उसका हमारे यहाँ पर अभाव है। इसलिए भारत के लिए आवश्यक क्या है कि दुनिया की देशों की जो कंपनियां हैं वो भारत पे इन्वेस्ट करें। अगर मान लीजिए यूरोप और अमेरिका बुरी तरह से रिसेशन की चपेट में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां उठ करके भारत में आएंगी। देखो अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से सीधा कंपनियां उठकर या तो भारत में आती हैं या चाइना में आती हैं या सीधा सऊदी अरब जाती हैं या फिर यूएई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब यूएई इन दोनों देशों में पेट्रोलियम एंड ऑयल और जो नेचुरल गैसेज हैं इनके बहुत ज़्यादा भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन लोगों ने अपने देश में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है कि वहाँ पर कंपनियाँ अगर जाती हैं तो वहाँ पर मांग अच्छी खासी है और सुविधाएँ अच्छी होने की वजह से वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल जाता है। अब देखिए भारत और चाइना की जहाँ तक मैं बात बताऊँ तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और वहाँ पर भी एक तरह से कंपनियां आमतौर पर टिक नहीं रही है। ठीक है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो तानाशाही सरकार है और वहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रही है, इस वजह से वहाँ पर कंपनियां टिक नहीं रही। सबसे बेहतर अवसर जो है कंपनियों को भारत में मिल रहा है, क्योंकि जो गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी रिच कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना में भी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। और अगर कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ की कंपनियां भारत आती हैं और इससे क्या होगा, नतीजा क्या होता है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भारत की अपनी साफ साफ नीति भारत ने बना दी है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया में के अंतर्गत क्या है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ भारत में बेचनी है, अगर फॉर एग्जांपल आप कार बेचना चाहते हैं, आप टू व्हीलर्स को बेचना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने देश में बनाओगे और हमारे यहाँ पर जाकर बेच दोगे। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जो कंपनी हमारे देश में बेचना चाहती है उसे हमारे यहाँ पर अपना पूरा का पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। हमारे ही देश में इस सामानों को बनाएंगे और उसके बाद बेचेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स हमारे यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर सामान यहीं पर बनेगा तो सीधी सी बात है कि इसका टैक्स कट के सरकार को भी इसका रेवेन्यू जाएगा और नतीजा क्या होगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो अगर यूरोप और अमेरिका रिसेशन में जाते हैं तो एक तरफ तो हमारे एक्सपोर्ट्स घटेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी और वो हमारे यहाँ पर निवेश करेंगी। आपको पता, अमेजॉन ने अभी अभी हाल ही में खुलासा किया है कि हम तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे यहाँ पर करेंगे। 1 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है हमारे यहाँ पर निवेश अमेजॉन की ओर से किया जाना है। और भी दुनिया की बहुत सारी कंपनियां भारत आ रही हैं। अगर यूरोप और यूएस में आर्थिक मंदी आती है और अगर आने वाले 3 से 4 साल तक अगर ये देश इसकी चपेट में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर महंगाई आसमान छू जाएगी, लोगों की आमदनी उतनी रहेगी नहीं और यहाँ का जो बाजार है उसकी मांग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां सीधी सी बात है अपने लिए कोई ना कोई विकल्प तलाशेंगी और ये कंपनियां सीधा भारत में प्रवेश करेंगी और इससे नतीजा भारत को फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज मैंने आपको सेशन में बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।